हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग आ गए हैं हमारे कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स चैप्टर के अंदर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किन किन कीवर्ड्स को सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। और आज का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को कैसे यूज किया जाता है और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को किस तरीके से सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। तो प्लीज आज का चैप्टर कहीं से भी मिस मत करना, पूरा एंड तक देखना। ओके, सो गाइज, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यार, हमने इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। डेटा टाइप्स वेरिएबल्स तक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस जो सी ट्यूटोरियल फोल्डर है इसको अगर एक्सेस नहीं किया है, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, तो प्लीज जाओ जल्दी से एक्सेस करो। ठीक है, बुकमार्क कर लो इसको। और रेगुलरली मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ रेगुलर, तो प्लीज आप इन वीडियोस को देखो और शुरू से पढ़ो, तभी आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। ओके, सो चलते हैं अब हमारे कोर्स की तरफ। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखो, कीवर्ड क्या है? एक रिजर्व्ड वर्ड है। रिजर्व्ड वर्ड का मतलब क्या हो गया कि पहले से डिफाइंड है, उसका फंक्शनलिटी मीनिंग पहले से डिफाइंड है सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसको वेरिएबल नेम के लिए, कांस्टेंट नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। देखो, बहुत क्लियर लिखा हुआ है, रिजर्व्ड वर्ड है और उसको वेरिएबल नेम एंड कांस्टेंट नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह के टोटल 32 रिजर्व्ड वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर। 32 रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनकी खुद की फंक्शनलिटी होती है, खुद का कुछ प्रोसेस होता है। अगर उनको मैं प्रोग्राम में यूज कर दूं तो वो किसी ना किसी फंक्शन को, किसी ना किसी काम को करते हैं, तो मैं उनको कभी भी यूज नहीं कर सकता एज ए वेरिएबल नेम। इन 32 वर्ड्स को छोड़ के आप कोई भी कीवर्ड बनाए, कीवर्ड क्या वेरिएबल बनाइए। इन 32 वर्ड्स, कीवर्ड्स को छोड़ के कोई भी वेरिएबल आप नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको आप यूज नहीं कर सकते। तो देखो, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 32 कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को आप एक बार देख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग यूज करते जाओगे आपको समझ में आते जाएंगे और आप इनको यूज नहीं लोगे वेरिएबल नेम बनाने के। हर एक की अपनी अपनी फंक्शनलिटी है। कुछ एक तो आप हम लोग यूज भी कर चुके हैं, जैसे देखो इंट को हमने यूज किया था इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन करने में। लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि किस तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखो, फ्लोट मुझे दिख रहा है, फ्लोट को हमने यूज किया डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनमें से कैरेक्टर को यूज कर चुके हैं। देखो, CHAR कैर, कैर को हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग बेसिकली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इनको आप लोग यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के लिए। ये अपनी फंक्शनलिटी रखते हैं और जब हमको इनकी जरूरत होगी तो हम लोग इनको प्रोग्राम में यूज कर लेंगे। तो गाइस, ये थी कीवर्ड्स की बात। अब हम लोग चलेंगे मेन टॉपिक जो है हमारा ऑपरेटर्स की तरफ। ठीक है, तो देखो, सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ऑपरेशंस कोई से भी हो सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, रिलेशनल हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, असाइनमेंट, अदर ऑपरेशंस कई सारे हैं जो कि यूज होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स हो गए, शिफ्ट, बिटवाइज, ये मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक एंड डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उनको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर और नोट्स की हेल्प से हम लोग इन ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं गाइस। ओके, सो चलते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर। हम सी ट्यूटोरियल फोल्डर को ओपन कर लेते हैं कोड एडिटर में। ओके, और फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेरे सी ट्यूटोरियल फोल्डर को VS कोड एडिटर में खोल के। VS कोड एडिटर के अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। उस फाइल को नाम देने वाला हूँ मैं operators.c। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। ठीक है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप बॉयलरप्लेट कोड बना सकते हैं। ठीक है, और उसका अगर आपको पता करना है कि किस तरीके से बॉयलरप्लेट कोड को बनाना है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके डेटा टाइप चैप्टर में समझाया, वहां पे देखिए, मैंने बॉयलरप्लेट कोड बनाना बताया है आप लोगों को। ठीक है, अब मैं नोट्स को साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ और फिर हम लोग प्रोग्राम बना के प्रोग्राम की हेल्प से, कोड की हेल्प से सीखते हैं कि किस तरीके से ऑपरेटर्स को सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स गो गाइस। देखो, हमने यहाँ पे हमारे नोट्स को साइड बाय साइड खोल लिया है और सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखने के लिए सबसे पहले मेरे को दो वैल्यूज चाहिए होंगी, तो मैं यहाँ पे दो इंटीजर्स डिफाइन कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स के ऊपर ऑपरेशन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो इंटीजर्स डिफाइन कर दिए, ए और बी। अब मैं सबसे पहले यूजर से एक वैल्यू लेता हूं ए और बी की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे printf
और यूजर से यहाँ पे वैल्यू एंटर करवाएंगे ए और बी की। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कई बार को कंफ्यूजन हो जाता होगा, यहाँ पे परसेंट डी क्यों नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं वैल्यू स्कैन करूंगा तब मैं परसेंट डी लगाऊंगा। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है कि किस तरीके से सिंटेक्स लिखा जाता है। बाय प्रैक्टिस आप लोग ये चीज समझ जाओगे, जैसे जैसे वीडियोस आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगी चीजें। और एम परसेंट ए, देखो यहाँ पे फिर मैं आपको बता देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या बोला है। मेरे को जो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेरे को प्रिंट करवाना है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू एंटर करो, ये दिखेगा यूजर को। वो वैल्यू जैसे ही एंटर करेगा मेरा स्कैनर चेक करेगा परसेंट डी से मैच करता है या नहीं, इंटीजर है या नहीं, और उसको कहाँ सेव कर देगा, एन परसेंट ए। एन परसेंट का मतलब क्या है, ए के एड्रेस पे उसको ले जाके सेव कर देगा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बी की वैल्यू एंटर करवा लेता हूँ यूजर से। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर मेरे को दे देगा बी की वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो देखो इसके ऊपर हम लोग कुछ एक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और उसमें हम लोग लिखते हैं द वैल्यू, यहाँ पे मैं लिखता हूं द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज। अब मैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंट डी स्लैश एन, जिससे नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर है ये मेरी कोड के अंदर। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिशन के लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा, और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी डाउन कर देता हूँ एक बार। और यहाँ पे मैं ई लिखना भूल गया हूँ, तो मल्टीपल कर्सर्स का यूज कर लेते हैं हम। यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके जहां जहां क्लिक करोगे मल्टीपल कर्सर आ जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज ए प्लस बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी, और ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ एक क्रॉस बी, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ a डिवाइडेड बाई बी। और एक बार इस लाइन को और कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ मॉड्यूलर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसको मैं a मॉड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a मॉड b। ठीक है, a मॉड b को मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं हम लोग a मॉड b, और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं परसेंटेज साइन, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं डिवाइड का साइन। ठीक है, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पर ये सब कुछ लिख लिया। ठीक है, ये क्या ई कहाँ से आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है कोड, है ना। एक बार इसको बड़ा करके मैं आपको कोड को दिखा देता हूँ प्रॉपर्ली। देखो इस तरीके से मैंने ये कोड लिख लिया है यहाँ पे। अब देखो मैं इस कोड को रन करवा के देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है। ये सम के लिए लिखा है मैंने, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये डिवाइड के लिए, ये मॉड्यूलस फंक्शन के लिए। अब देखो मॉड क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, अभी पहले आप इनको रन करते हुए देखो, एग्जीक्यूशन में देखो। ठीक है, सो गाइज देखो जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन हुआ तो यहाँ पे लिखा हुआ गया एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा और वहां से मुझे क्या मिला। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने मेरा मेन फंक्शन चालू किया, ए और बी को डिफाइन कर दिया, फिर मैंने प्रिंट करवाया इसकी स्क्रीन पे एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा a का वैल्यू, तो मैंने समझो a का वैल्यू डाल दिया 60। अब देखो मेरा जो वैल्यू है वो आ रहा है जस्ट इसी सेम लाइन में। अगर मैं चाहता हूं कि ये नीचे वाली लाइन में आ जाए तो यहाँ पे मैं स्लैश n का यूज करूंगा, यहाँ पे मैं स्लैश n का यूज करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको लगता होगा कि मैं यहाँ पे स्लैश n क्यों लिखता हूँ, इसलिए लिखता हूँ कि मेरी जो नेक्स्ट चीज है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर है, चिपक के ना आ जाए यहाँ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे a की वैल्यू एंटर कर दी 60, और मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा एंटर। तो अब मेरे से पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ b, इसमें 60 को ले जाके सेव कर दिया a के एड्रेस पे। अब मेरे से कह रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ b, तो एंटर द वैल्यू ऑफ b जब मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ b, तो मैं यहाँ पे b का वैल्यू डाल देता हूँ 7। ठीक है, और फिर प्रेस करता हूँ एंटर। तो देखो मेरे को क्या बता रहा है, फिर मैंने उसके बाद प्रिंट करवाया था द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज a प्लस बी।
a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस बी 60 प्लस 7 67। द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज ऑल्सो 67। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं लगवाया, इसलिए गलती हो गया। एक बार मैं इसको फिर से रन करता हूँ और ऊपर एक बार स्लैश एन भी ऐड कर देता हूँ जिससे ज्यादा इजी हो जाए दिखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्लैश एन भी ऐड कर देते हैं। अब एक बार वापस इसी कोड को रन करते हैं, हमने वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं लगाया था। सो गाइज देखो, अब यहाँ पे वापस एक बार स्क्रीन क्लियर करके करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे आप क्लियर लिखोगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार कोड को फिर से रन करते हैं। तो देखो मेरे को कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब देखो मेरा कर्सर जो है नीचे आ गया, अब साइड में नहीं आ रहा, मेरा कर्सर नीचे आ गया जब से मैंने स्लैश एन लगाया है। तो स्लैश एन की फंक्शनलिटी शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर है ये। तो मैंने यहाँ पे देखो मेरी अब चलो पहले 60 डाली थी, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 70। यहाँ पे अब मैं दूसरी वैल्यू कुछ डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 8। तो अब देखो ये क्या कह रहा है मेरे से, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी 78। बिल्कुल ठीक है, a माइनस बी 62, ये भी बहुत बढ़िया है। a क्रॉस b इज इक्वल टू 560, मल्टीप्लाई कर दिया। a डिवाइडेड बाई b 70 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा यहाँ पे, 8 8 8 जा 64। लेकिन अब चक्कर क्या है कि मैंने तो इंटीजर वैल्यू दे रखी है, तो ये मेरे को 8 पॉइंट समथिंग नहीं दे सकता, ये मेरे को 8 ही देगा। ठीक है, तो इस वजह से इसने नियरेस्ट वैल्यू को यहाँ पे शो कर दिया, तो 8 इज द नियरेस्ट वैल्यू, तो उसने यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट कर दिया। द वैल्यू ऑफ मॉड बी, ए मॉड बी इज 6। मॉड्यूलर फंक्शन क्या करता है, रिमाइंडर बताता है कि मैंने 70 को डिवाइड किया 8 से, 8 8 जा 64, बचा 6, तो 6 इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलर फंक्शन। ठीक है, तो ये मेरे हो गए अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आई होप आपको इस प्रोग्राम से समझ में आया होगा। आप खुद भी इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मॉड्यूलर फंक्शन। अब मैं आपको समझाता हूं कुछ चीजें जो कि रिलेटेड रहेंगी मेरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन से, ऑपरेटर से, सॉरी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर से। तो देखो हम लोग अब समझेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। तो मैं इसको रिसाइज कर लेता हूं एक बार। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे आपको पूरा कोड दिखे। ठीक है, तो देखो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इस प्रिंट वाले पार्ट को कर देता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि मुझे अभी इसको कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना है। ठीक है, अब देखो मैंने दो इंटीजर यहाँ पे ले लिए, इंटीजर a और इंटीजर b। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखो इंक्रीमेंट क्या होता है। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है वैल्यू को बढ़ाना बाई 1, या फिर डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, वैल्यू को घटाना बाई 1। एक से वैल्यू को बढ़ा दो या एक से वैल्यू को घटा दो, ये होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो दो टाइप के इंक्रीमेंट होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरीके से दो टाइप के डिक्रीमेंट्स होते हैं, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम सबसे पहले समझने वाले हैं प्री इंक्रीमेंट को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेटर। ओके, और इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अब देखो मैं यहाँ पे a और b को कुछ एक वैल्यूज दे देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने a को वैल्यू दे दी, यहाँ पे a को वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे 5, और b को मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 6। ठीक है, b को मैंने वैल्यू दे दी 6। अभी मैं यहाँ से ये सब कुछ हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, मेरे को स्कैन नहीं करवाना, अब मैं यहाँ पे वैल्यू देके खुद ही चेक करने वाला हूँ कि क्या हो रहा है। तो भाई देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ print the value of a before increment। ओके, इंक्रीमेंट से पहले की वैल्यू प्रिंट करवानी है मुझे, कि भाई अभी इंक्रीमेंट मैंने नहीं किया है और इंक्रीमेंट से पहले की वैल्यू प्रिंट करवानी है। सो गाइज आपको प्रॉपर दिखे इसके लिए मैंने इसको और ढंग से रिसाइज कर दिया है। और बिफोर इंक्रीमेंट क्या है वैल्यू इसकी, इसकी बिफोर इंक्रीमेंट वैल्यू है %d लिखूंगा मैं, और यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूंगा a। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा a, और इसके बाद मैं इसी सेम चीज को नीचे कॉपी करूंगा कंट्रोल d की हेल्प से। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट द वैल्यू ऑफ a एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट। ठीक है,
और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? प्लस प्लस ए। ये मैंने लिख दिया प्लस प्लस ए, ठीक है। अब प्लस प्लस ए यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट द वैल्यू ऑफ बिफोर एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट। जब जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ उस टाइम पे वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट किया है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर इंक्रीमेंट। अब मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद क्या वैल्यू है, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे सब जगह लगा देता हूँ /n, जिससे आपको समझने में आसानी रहे, अलग अलग लाइन्स में मेरी पूरी की पूरी बात जो है वो मैं आपको समझा पाऊँ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से देखो मैं b की वैल्यू भी प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। b की वैल्यू भी मैं प्रिंट करवाता हूँ इसी सेम तरीके से, ठीक है। तो ये मैं सेम स्टेटमेंट नीचे कॉपी कर लेता हूँ और b के लिए इसको भी दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट द वैल्यू ऑफ b। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मल्टीपल कर्सर्स का यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे तो किस तरीके से यूज करूंगा, मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, जहां पे भी मैं क्लिक करूंगा वहां पे एक कर्सर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जितनी भी ए हैं उन सबको किससे रिप्लेस कर दूंगा, बी से, ठीक है। तो मैंने इन सबको रिप्लेस कर दिया बी से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो हम ये सारी वैल्यूज एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ मैं, वो एक बार हम लोग समझ लेते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। ओके चलो देखते हैं। तो देखो अब एक बार इसको कंसोल को क्लियर करते हैं, तभी आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को करता हूं रन। तो देखो एरर, एरर क्यों आ रहा है भाई? ओके तो अब मैं आपको समझाता हूं वो क्या रहा है। बेसिकली इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझना। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा रिजल्ट क्या आया। सबसे पहले मैंने लिखा था प्रिंट द वैल्यू ऑफ बिफोर इंक्रीमेंट ए। ए का वैल्यू प्रिंट करना था इंक्रीमेंट से पहले। इंक्रीमेंट से ए का वैल्यू क्या था पहले, 5। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 5। 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिंट द वैल्यू एट द टाइम ऑफ ए एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट। मैंने इस लाइन के अंदर इंक्रीमेंट किया है, प्री इंक्रीमेंट किया है, तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू प्रिंट होगी। पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू प्रिंट होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो पहले 5 में इंक्रीमेंट होगा 1 का, वो हो जाएगा 6 और हो जाएगा प्रिंट। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कर दिया, उस स्टेटमेंट के बाद ए की वैल्यू प्रिंट करो, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई आफ्टर इंक्रीमेंट में 6, ठीक है। क्योंकि इंक्रीमेंट पहले ही हो चुका था तो इसने 6 के बाद इंक्रीमेंट नहीं किया। ये पहले इंक्रीमेंट करता है फिर वैल्यू को प्रिंट करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बी के लिए भी देख लेते हैं एग्जांपल। प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी बिफोर इंक्रीमेंट। वैल्यू ऑफ बी बिफोर इंक्रीमेंट इज 6। देखो मैंने यहाँ पे 6 ली थी, बी की वैल्यू असाइन 6 करी थी। फिर नेक्स्ट लाइन में वो 7 हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस बी यूज किया था। आई होप आप समझ रहे हो, यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हो रहा है फिर वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। फिर क्या है, आफ्टर इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, वो वैल्यू सेम ही रह जा रही है, क्योंकि आफ्टर प्रिंट पहले इंक्रीमेंट फिर प्रिंट फिर नो इंक्रीमेंट, फिर कुछ नहीं बढ़ने वाला है। एक बार बढ़ गया नेक्स्ट लाइन में यूज करोगे तो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं वापस से प्लस प्लस बी, अगर देखो मैं यहाँ पे कर दूं वापस से प्लस प्लस बी, यहाँ पे कर दूं वापस से प्लस प्लस ए, तो क्या होगा, देखो इस प्रोग्राम को वापस से रन करके देखते हैं क्या होने वाला है। तो अब देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया 6 एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट 6 आफ्टर इंक्रीमेंट 7, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट 7 और आफ्टर इंक्रीमेंट क्योंकि मैंने यहाँ पे वापस प्लस प्लस बी यूज किया था, तो ये क्या हो गया 8 हो गया। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ओके तो अब हम लोग देखते हैं, हमने समझ लिया प्री इंक्रीमेंट को। आई होप आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सिंटेक्स थोड़ा सा लेजी हूँ मैं, तो ऐसे कैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। मैंने यहाँ पे कर दिया है कॉपी इसको, और मैं यहाँ पे इसको ही थोड़ा सा एडिट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग इसमें समझने की कोशिश करते हैं और इस सारे चीजों को हम लोग कर देते हैं। चलो इसको भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे ना एक बार, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग समझेंगे। प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए बिफोर इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे मैं करूंगा पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले ए फिर प्लस प्लस, इसको मैं कहता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट, और यहाँ पे पहले बी फिर प्लस प्लस। ठीक है, तो ये मैं दोनों लाइंस में पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो देखो मेरा ए का वैल्यू पहले मैंने असाइन किया है 5, फिर मैंने असाइन किया है बी का वैल्यू 6। अब मैं इस प्रोग्राम में सबसे पहले क्या करवा रहा हूँ, बिफोर इंक्रीमेंट ए का वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट ए का वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, और आफ्टर इंक्रीमेंट ए का वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करवा रहा हूँ, बी के लिए भी सेम ऑपरेशंस करवा रहा हूँ। तो मैं अब करता हूँ इस प्रोग्राम को रन और देखता हूँ क्या वैल्यूज ये मुझे दे रहा है। एक बार इस कंसोल को क्लियर करेंगे तब आप लोग प्रॉपर्ली समझ पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके गाइस, तो देखो अब ये क्या वैल्यूज मुझे दे रहा है, कहना क्या चाह रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट में। पोस्ट इंक्रीमेंट में बिफोर इंक्रीमेंट वैल्यू 5, हाँ ठीक है मैंने 5 ही रखी थी वैल्यू, तो बिफोर इंक्रीमेंट तो 5 ही रहनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट इज 5। इंक्रीमेंट के टाइम भी 5 ही रह रही है, लेकिन वहां पे तो वैल्यू बढ़ जा रही थी ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वैल्यू प्रिंट हो रही है फिर इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, पहले वैल्यू प्रिंट हुई फिर इंक्रीमेंट हुई। वहां पे पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही थी, प्री इंक्रीमेंट में क्या हो रहा था, पहले इंक्रीमेंट हो रहा था फिर वैल्यू प्रिंट हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वैल्यू प्रिंट हो गई फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। अब द वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ ए इज 6। पहले यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई फिर उसके बाद ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। सेम एग्जांपल आप बी में भी देख सकते हो, उसकी वैल्यू मैंने 6 असाइन करी थी पहले, तो 6 ही। जब मैंने इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो भी 6 ही रह रही है, क्योंकि मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, पहले प्रिंट करवा रहा हूँ फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, बाद में प्लस प्लस का साइन लगा रहा हूँ। तो इसको मैं कहता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इसको मैं प्रॉपर्ली समझा रहा हूँ, शायद आपको प्रॉपर्ली समझ में आ भी रहा होगा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हो। पोस्ट इंक्रीमेंट में बाद में इंक्रीमेंट होता है, प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीमेंट होने के बाद प्रिंट होता है, प्री इंक्रीमेंट में पोस्ट इंक्रीमेंट में प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट होता है अगले स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इसी तरह गाइस अब हम लोग देखो, एक बार मैं इसको कमेंट आउट करके आपको फिर से दिखाऊं तो देखते हैं एक बार, चलो इसको है ना, आपको कंपैरिजन करने को मिलेगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसको एक बार रन कर लेते हैं, तो एक बार स्क्रीन को भी क्लियर कर लेते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो देखो अब क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना, तो ए का वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट इज ए 5। ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंट इज 6, क्योंकि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, पहले बढ़ गया, पहले यहाँ पे बढ़ गया फिर प्रिंट हो गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ, आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट जो वैल्यू बढ़ चुकी थी वही प्रिंट हो गई, और नहीं बढ़ी, क्योंकि जो वैल्यू पहले हो गई वही प्रिंट हो गई यहाँ पे, और नहीं बढ़ी। फिर उसी तरीके से मेरी बी के साथ हुआ, पहले जो वैल्यू थी वही थी, वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, फिर इसके बाद प्री इंक्रीमेंट था तो पहले इंक्रीमेंट हो गया फिर प्रिंट हो गया 7, और अब जो 7 था वो 7 का 7 ही रह गया, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू नहीं बढ़ाई है मैंने। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में देखो क्या हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट में हो रहा है प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू यहाँ पे देखो भैया, बिफोर इंक्रीमेंट प्रिंट ऑफ वैल्यू ए। ए का वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट क्या है 6। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ इंक्रीमेंट क्या है 6। ठीक है, और इंक्रीमेंट के बाद क्या हो गया ये 7। देखो यहाँ पे 7 हो गया ये। ठीक है, अब ये 6 क्यों हो रहा है यहाँ पे, आप कहोगे कि यार आपने तो यहाँ पे 5 असाइन कर रखा है, तो ये 6 क्यों हो गया यार, ये 6 कैसे आ गया, यहाँ पे 6 क्यों आ रहा है। ये 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले प्री इंक्रीमेंट को इंक्लूड कर लिया है, तो इसने मेरी वैल्यू को 6 कर दिया है। अब यहाँ पे अब वो 5 नहीं रही, मैंने पहले इसको कमेंट आउट कर दिया था तो वो 5 दिखा रहा था, अभी ये इंक्लूडेड है, तो मेरा ए और बी का वैल्यू एक एक से एक बार बढ़ा चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब मेरा ए का वैल्यू हो गया 6, इंक्रीमेंट के टाइम पे भी 6 ही रहेगा, क्योंकि पहले प्रिंट हो जाएगा फिर इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट होने के बाद अगले स्टेटमेंट में ये वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से। ये देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगी, लेकिन उसके सॉरी यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रही है ए प्लस प्लस, ये पहले प्रिंट कर दो फिर उसको बाद में प्लस प्लस कर दो, 1 से बढ़ा दो, बी पहले प्रिंट कर दो और उसको एक बार बाद में प्लस प्लस कर दो। आई होप मैं आपको बहुत ज्यादा समझा रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा इसलिए भी समझा रहा हूँ कि यार ये चीज काम आने वाली है, पता है ये सब कुछ लूप्स वगैरह में, आपके इफ एल्स वगैरह में सब जगह काम आएगी। इफ एल्स जो भी आपके लूप्स वगैरह चलेंगे, इफ एल्स लैडर में भी काम आएगी,
ठीक है। तो जो भी आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं हर जगह काम आने वाली, इसलिए मैं आपको इतनी ज्यादा फोर्स करके समझा रहा हूँ चीजों को, प्लीज आप समझने की कोशिश करो। और आई होप मैं आपको समझाने की पूरी मेरी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो ये तो अपने को समझ में आ गया प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। अब देखो अब इसी चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जल्दी से। मैं इसको कंट्रोल डी करके नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। और ऊपर वाली पूरी वैल्यूज को मैं कर देता हूँ एक बार कमेंट आउट, ठीक है। इसको मैं पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ। सो गाइस अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अभी एक बार रुकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो देखो हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीमेंट देख लिया, अब हम देखेंगे डिक्रीमेंट, ठीक है। डिक्रीमेंट देखेंगे। अब यहाँ पे हर जगह मैं क्या कर दूंगा, जहाँ पे भी इन है वहां पे डी कर दूंगा। क्यों? सो गाइज हर जगह हम लोग बिफोर इंक्रीमेंट वाली चीज को डिक्रीमेंट कर देंगे। यार मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैं ऑल्ट दबा के भी तो कर सकता हूँ ना, मैं ये सब इतना लंबा काम कर ही क्यों रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूंगा, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे सब जगह कर दूंगा, कर्सर्स बना लूंगा, सॉरी कर्सर्स बना लिए मैंने, सब जगह मैं कर दूंगा डी ई, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैंने डी ई बना लिया। यार ये इंक्रीमेंट दो बार कैसे आ रहा है, ठीक है। सो इसको भी मैं हटाता हूँ, एक बार रुको आप, ये थोड़ा सा मेरा सिंटेक्स गलत हो रहा है। जस्ट सेकंड गाइस, पूरा सिंटेक्स सही कर लेते हैं अभी। ओके, तो देखो अब बढ़िया हो गया, ये लग रहा है ना सही। प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए बिफोर डिक्रीमेंट। ओके, सो चलो अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर्स को भी चेंज कर लेते हैं, जहाँ पे भी ये है इसको कंट्रोल जेड करेंगे। और यहाँ पे देखो ऑपरेटर्स भी चेंज करने पड़ेंगे ना हमको, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस ऑपरेटर लगेगा आपके पास, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को ना, यहाँ पे अब लगेगा माइनस माइनस ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे माइनस माइनस ऑपरेटर का। तो ये देखो मैंने यहाँ पे माइनस माइनस ऑपरेटर को यूज कर लिया, ये भाई यहाँ पे काम क्लिक होकर सही हो जा रहा है। ओके, ठीक है। कोड मुझे आपको देना भी है ना, तो खराब भी कर सकता मैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस कहाँ से आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है यार कभी कभी। ओके चलो ठीक है, हमारा कोड तैयार हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ए का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करवा रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस नीचे वाले कोड को ना एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ, जिससे पहले हम लोग एक बार प्री डिक्रीमेंट समझ लेते हैं, ठीक है। प्री डिक्रीमेंट समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे आगे की चीजों को, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट, ठीक है। कमेंट आउट कर देते हैं इसको। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले प्री डिक्रीमेंट में पहले ए का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको पहले घटा रहे हैं, फिर वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। पहले डिक्रीमेंट फिर वैल्यू प्रिंट, फिर उसके बाद जो घट गई वो वैल्यू प्रिंट हो गई, उसी वैल्यू को वापस से प्रिंट हो जाएगी। इसको हम लोग प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं कोड को। तो देखो यहाँ पे एक बार स्क्रीन को क्लियर करते हैं आपको प्रॉपर्ली समझाने के लिए, ठीक है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या हो रहा है। पहले प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए बिफोर डिक्रीमेंट, बिफोर डिक्रीमेंट वैल्यू क्या है 4। अब प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एट द टाइम ऑफ डिक्रीमेंट, तो पहले डिक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो, घड़ी का ऐड आता है ना, वैसा ही है कुछ। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, या फिर पहले डिक्रीमेंट करें फिर प्रिंट करें, ठीक है। तो पहले डिक्रीमेंट कर दिया, 5 में से 1 कम कर दिया, फिर इसको 4 प्रिंट कर दिया। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर डिक्रीमेंट करके वही सेम वैल्यू रह गई, यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं सकते, चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक बार डिक्रीमेंट हो गया। अगर वापस मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट करूंगा तो होगा वो, नहीं तो ये ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा, ये ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू भी वही प्रिंट होगी, पहले 6 प्रिंट होगी, फिर पहले डिक्रीमेंट हुआ, क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है, पहले डिक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ पे 6 में से 1 घट गया, 5 प्रिंट हो गया। फिर मैंने आफ्टर डिक्रीमेंट क्या हो गया, जिस लाइन में डिक्रीमेंट है उसके बाद क्या है, वही वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो ना डिक्रीमेंट होगा, वो तो एक बार ही करेगा। अगर मैं यहाँ पे भी करूँ तो वो बार बार करेगा। चलो जी ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको कमेंट आउट, और अब हम समझते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट को। पोस्ट डिक्रीमेंट को समझने के लिए देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे। ओके ठीक है, यहाँ पे बी का वैल्यू प्रिंट करवाना ना अपने को, ठीक है भाई, सही हो गया। ओके, तो अब मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब हम समझेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट को। पोस्ट डिक्रीमेंट में देखो मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए बिफोर डिक्रीमेंट, पहले डिक्रीमेंट से पहले वैल्यू प्रिंट कर दो, फिर जहां जिस लाइन में डिक्रीमेंट हो रहा है उस लाइन में वैल्यू प्रिंट कर दो, जिस लाइन के बाद डिक्रीमेंट के बाद जो लाइन आ रही है वहां पे वैल्यू प्रिंट कर दो। चलो जी इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं दोनों वैल्यूज को। एक बार स्क्रीन फिर से क्लियर करेंगे, कई सारी वैल्यूज यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको वापस से रन कर देना है प्रोग्राम को। मैंने इसको रन किया तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट हो गया, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए बिफोर डिक्रीमेंट। ए की जगह 5 प्रिंट हो गया, बिल्कुल सही है, 5 ही होना था क्योंकि कुछ किया ही नहीं था। टाइम ऑफ डिक्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ डिक्रीमेंट ए माइनस माइनस पहले प्रिंट करेगा फिर डिक्रीमेंट करेगा, तो पहले 5 प्रिंट हो गया, फिर इसने डिक्रीमेंट करके उसको छोड़ दिया कि आगे जाओ। फिर क्या हुआ, आफ्टर डिक्रीमेंट ये प्रिंट हुआ 4, क्योंकि इस स्टेटमेंट को मिला था ये एक घटा के, पहले इसने प्रिंट कर लिया खुद के पास और उसके बाद इसको डिक्रीमेंट करके आगे पास कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वही बी के साथ हो रहा है, यहाँ पे पहले 6 वैल्यू थी, 6 पहले प्रिंट हो गई, एट द टाइम ऑफ डिक्रीमेंट भी 6 ही प्रिंट होगी क्योंकि पहले ये प्रिंट कर लेगा फिर डिक्रीमेंट करेगा, और फिर नेक्स्ट लाइन में जब डिक्रीमेंट हो चुका है तब क्या प्रिंट होगी 5, क्योंकि एक कम हो जाएगा पहले प्रिंट करने के बाद, एक ये कम कर देगा क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। आई होप मैं यार आपको प्रॉपरली समझा पाया हूँ डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। और यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, जहाँ पे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलर ऑपरेटर्स को देखा था। ठीक है गाइज, मैंने आपको अपने एंड से पूरी तरह समझाने की कोशिश करी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। ये सारा कोड मैं आपको दे दूंगा, पूरा पूरा कोड आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपको कोड की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन यार आपको बेसिकली क्या करना है ना, आपको ये पूरे के पूरे प्रोग्राम्स खुद से बना के देखने हैं, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स लगा के। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं और कुछ एक बचे हुए रिलेशनल ऑपरेटर्स को, कंडीशनल ऑपरेटर्स को। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ। ठीक है, सो गाइज अभी तक का कोर्स जो भी इतना कंप्लीट हुआ है वो आपको समझ में आया। प्लीज जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस करो यार। ठीक है, प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करोगे तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, है ना। प्लेलिस्ट को एक्सेस करो जाके जल्दी से, पूरे कोर्स को स्टडी करो शुरू से लेके एंड तक, अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा। और गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और कमेंट्स करते रहा करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अच्छा लग रहा है कंटेंट तो भी, और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कंटेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो अपने लैपटॉप के अंदर, सीख रहे हो चीज़ों को, तो मुझे बताते रहा करो, अच्छा लगता है जान के। ठीक है, और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तब तक के लिए यार अपना बहुत ध्यान रखो। कीप प्रोग्रामिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट गाइज, बाय बाय।